अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आवाज़ अगर मेरी क्लियरली आ रही है आप तक तो वेरीफाई कर दें, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके क्लास, लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में आई थिंक हमने लेक्चर कंप्लीट किया था एंड देयर वर अ फ्यू एक्सरसाइजेज एट द लास्ट ऑफ आवर लेक्चर। दोज आर नॉट ग्रेडेड ऑब्वियसली, बट अगर आप लोगों ने उनको किया हो, देखा हो, तो यू वुड हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट वी आर अबाउट टू डू। आज के लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें थोड़ा आगे बढ़ेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट मेजर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे होपफुली। और कुछ दो चार एक्टिविटीज़ भी करने की कोशिश करेंगे जितनी हमसे हो सकें एज़ पर ऑनलाइन क्लासेस। As far as I'm concerned, I think it would be our last discrete structures class online, that is नेक्स्ट वीक से हमारी क्लासेस ऑन कैंपस शिफ्ट हो जाएंगी। देयर इज़ अ नोटिफिकेशन अबाउट दैट एज़ वेल कि 2 नवंबर जो मंडे आ रहा है उससे जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी ऑन कैंपस। आई थिंक आप लोगों को भी कुछ गाइडलाइंस वगैरह दी गई होंगी यूनिवर्सिटी की तरफ से रिगार्डिंग सम एफिडेविट और समथिंग लाइक दैट। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, but so we will be having our discrete structures class or all of your classes on campus from next week inshallah. Although many of the students, almost half of the students of your class, each section would be taking the class online each week, but still we will have something better, some better environment to learn. So okay, last class से हम start करते हैं. We completed our logical connectives. Although there are many connectives, but we discussed some of those which we will be majorly discussing over the course of this whole semester. We discussed logical and, logical or, we discussed exclusive or, we discussed implications, डबल इम्प्लीकेशन भी हमने डिस्कस की, इफ़ एंड ओनली इफ़ जिसको कहा जाता है, बोथ साइड्स विल बी द कंडीशंस एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। हमने ये कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। इसके अलावा बहुत सारे और गेट्स एग्जिस्ट करते हैं, इनको गेट्स भी कहा जाता है। बहुत सारे और कनेक्टिव्स एग्जिस्ट करते हैं जिसके अंदर जो है एक्सक्लूसिव एंड, नॉट एंड हो गया, और इसी तरह कुछ और भी हैं। यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह के लिए भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं अगर हम सेट थ्योरी के ऊपर चले जाएं या मैट्रिसेस के ऊपर चले जाएं। ग्राफ के ऊपर जब जाएंगे हम इनको दोबारा से रेफ़र कर रहे होंगे काफ़ी चीज़ों को। सो लॉजिकल कनेक्टिव्स जो बाकी हैं या जो हमने पढ़े हैं उनके ऊपर आपने हाथ साफ़ करना है अपना एक्सरसाइजेस करके। असाइनमेंट तो मैं आपको दूंगा ही, लेकिन उस असाइनमेंट वो ज़ाहिर सी बात है लिमिटेड होगी असाइनमेंट, तो उसमें हर चीज़ की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। आपसे गुजारिश ये होगी कि आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें इन कनेक्टिव्स की उतनी ज़्यादा करें, ताकि आपके माइंड में चीज़ क्लियर हो जाए कि व्हाट वी आर गोइंग टू डील विद इन आवर अपकमिंग टॉपिक्स एज वेल। सफदर हुसैन इज सेइंग कि स्कूल्स जो ओपन है वो भी अब बंद हो रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी ओपन नहीं हो पाएगी। सो लेट्स सी, मे बी यूनिवर्सिटी का माहौल या जो एसओपीज़ को फॉलो करने वाला तरीक़ेकार है वो बेहतर हो सके हमारी यूनिवर्सिटी में और हम क्लासेस ऑन कैंपस ले सकें। बट स्टिल इट्स गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम आफ्टर द पेंडेमिक, और सेकंड से क्लासेस स्टार्ट हैं। अगर आगे हालात कुछ ख़राब हो जाते हैं या कुछ इस तरह के केसेस आना शुरू हो जाते हैं तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट विल हैंडल दैट एंड विल टेल अस के क्या करना है। बट यूनिवर्सिटी इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी, इट कैन टेक इट्स ओन डिसीजंस। So if university is deciding to start on campus classes from next week, the classes are going to be started. Then according to the circumstances it can change. So we were talking about logical connectives, हमने AND की बात की और की बात की, implications वगैरह की बात की। So we are going towards proof now, and proofs के topic start करने से पहले we will first have to deal with what are predicates and what are all of those things. Before going to our next lecture, I would like you to have a copy and pen or a paper or pen just simply in front of you. We are going to do some exercise. You are going to tell me the answer only, but you will have to show me the whole working as well if I ask you.
not sure, like I'm going to ask you it, you will learn with the passage of time. I'm going to ask you a question, you will have to work on that and tell me the answer. It's not a graded quiz or anything, it's just an assignment, or you can call it an activity of the class. We will do that and let's see कि आपने कितनी चीज़ें सीखी हैं लास्ट लेक्चर्स में से और कितनी उनकी प्रैक्टिस की है. सो अगर आपने नहीं की है तो आज जो मैं अभी एक्सरसाइजेस करवाऊंगा आपसे, उनसे आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह की एक्सरसाइजेस आपने करनी है in order to learn more about all of the topics that we have already discussed. So let's take a couple of minutes, arrange a copy and pen in front of you right now. For rough work, I'm not going to I will not be asking you to show that to me, but it's for you, for your own work. So take a minute, gather some copy, a page or pen or whatever. It will just need a page or pen. It's not a very lengthy exercise. And then we will start. जब तक बाकी स्टूडेंट्स सब अपने अपने पास इस चीज़ को अरेंज कर रहे हैं, टेल मी, अगर आपके पास ये ऑलरेडी चीज़ें हैं अभी, तो टेल मी, हैव यू डन दी एक्सरसाइजेस, और उसमें क्या मुश्किल या क्या क्या इंसाइट आपको मिली. शेयर समथिंग विद मी, एनी स्टूडेंट हु हैव डन दी एक्सरसाइजेस और प्रैक्टिस. Okay, so let's start. I hope everyone can hear me, and let me just share my screen because the exercise will be on the screen. It's a simple practice exercise. It's not going to ask you some things that we have not already discussed. Is the screen visible? Also, is my voice clear? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को जो चीज़ दिखा रहा हूँ उसको देखते ही कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट यू आर गोइंग टू डू. सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा और उसके बाद फिर आप अपनी वर्किंग स्टार्ट करके मुझे जवाब भेजेंगे सबके सब. सो दिस इज़ a question, for example. This question is actually saying that this is a logical expression, right? Black color kar do. Oops, sorry. This one. This is a logical expression. Just understand the concept first. और उसके बाद आपने वर्किंग करनी है. काफ़ी सिंपल चीज़ है. This is a logical expression, a whole expression. I want you to tell me if this expression is true or false, depending on if all P, Q and R are true. Let's assume P, Q और R सब के सब true हैं. So if this is the case, अगर ये तीनों true हैं, what would be the truth value of this whole expression? You know what these symbols stand for. This is just a bracket. This is just a bracket. This is a symbol for logical OR. This is a symbol for logical NOT or negation, whatever you want to call it. This is a symbol for logical implication, which we can call if then else. Oh sorry, if and then, sorry, yes, not else, if then this. This is also not. This is again implication, and this is logical AND. So just do your work, take as much time as you need. I don't think it would need more than 5 to 6 minutes, but take as much time as you need. If you need 8 minutes, 10 minutes, do it properly again and again, and tell me what do you think is the final value of this.
Don't ask any students, it's a practice thing, it's not a graded thing, so it's good if you do it yourself, so that I know and you know what your weaknesses are. So get to it and send me the answer. I've got a few answers. एक कमेंट ये भी है कि क्वेश्चन समझ नहीं आया. सो द क्वेश्चन इज़ जस्ट कि आपने मुझे इसकी ट्रूथ वैल्यू बतानी है, इस पूरी एक्सप्रेशन की ट्रूथ वैल्यू आपने मुझे बतानी है. इफ़ पी एंड क्यू आर ट्रू एंड आर ट्रू, अगर ये तीनों चीज़ें ट्रू हैं तो फिर ये सारी स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ये आपने बतानी है. कुछ जवाब मेरे पास आ रहे हैं, कमेंट करता हूँ मैं इनके ऊपर, और सही जवाब भी इसका सॉल्व करेंगे. मोहम्मद असद आपने क्या भेजा या इट शुड जस्ट बी ट्रू और फॉल्स, द आंसर शुड जस्ट बी ट्रू और फॉल्स, नॉट 10111 whatever you are sending. So another couple of minutes, जिसके जवाब आते हैं भेज दें मुझे, फिर इस पे काम स्टार्ट करते हैं. All right, so most of the students are saying that it is true. This statement is true if P, Q and R are true. So how are we going to solve it? इसी तरह की एक और एक्सरसाइज भी करते हैं, एंड जस्ट ये एक्सरसाइज मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से करनी है, फॉर दोज स्टूडेंट्स हु स्टिल हैव नो आइडिया कि हाउ शुड वी सॉल्व दिस, हाउ कैन वी गेट दिस. It's a simple methodology that you will have to make a truth table according to this thing. Not just all of the things, that if P and Q are false and R is true, not everything, but just for this case, if P, Q and R are true. So I'm going to use Excel as a board in order to make a table here. Uh, every student should follow what I'm doing here, and ताकि आपको एक दफ़ा समझ में आ जाए चीज़ के करना क्या है. इसके बाद ये पेपर पेन पर करने वाला काम है, और या आप करना चाहें तो कंप्यूटर्स के ऊपर भी कर सकते हैं. एंड दैट शुड बी अबाउट इट. दिस इज़ आवर एक्सप्रेशन, राइट? So I'm going to write this expression over here. I'm going to merge it so that we know कि actually हमने काम क्या करना है. Now the first thing to do is to analyze कि इस पूरी एक्सप्रेशन में सबसे पहला काम क्या होना चाहिए. इट्स जस्ट लाइक एन एक्सप्रेशन, जिस तरह से कोई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होती है. लाइक इफ़ आई से कि x प्लस वाई, फिर ब्रैकेट के अंदर मैं कुछ और लिख देता हूँ, से r मल्टीप्लाई बाय t डिवाइडेड बाय r, और इसी तरह एक कोई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होती है, तो यू एनालाइज कि इसमें सबसे पहले क्या करना है. So there is a rule called BODMAS rule, BODMAS, which stands for brackets, order, division, multiplication, addition and subtraction. So according to this arithmetic rule, we have to do what? We have to first solve the bracket, and inside the bracket there are two statements, which is multiplication and division. So in between these, division should be held first, और उसके बाद multiplication. इस तरह आपने करनी होती है जिस तरह arithmetic expression. बिल्कुल उसी तरह लॉजिकल एक्सप्रेशन को भी हम सॉल्व करते हैं, और लॉजिकल एक्सप्रेशन के रूल्स क्या हैं ये हमने लास्ट क्लास के लेक्चर में देखे थे. एक्सप्लिसिटली कोई इस तरह के रूल्स नहीं है जिससे आपके जवाब पर फ़र्क पड़ेगा, बट इट इज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द एक्सप्रेशन बेटर. यहाँ पर हमें उन रूल्स का फ़िलहाल ख्याल करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि एवरी एक्सप्रेशन हेयर इज़ रिटन इनसाइड सम काइंड ऑफ अ ब्रैकेट, सो वी ऑल नो व्हाट शुड बी डन. So the innermost bracket should be solved first. What is the innermost bracket? P is not P, and it's another bracket, or Q implication, it's another bracket, and then not R. So let's suppose we want to solve not R at the first. Uh, Here we go. This is not R. So in order to do not R, we would first need to know what R is. So first of all, P, Q and R को हम as it is लिख देंगे. P, Q and R as it is. Now we have to solve not R. So according to our situation, P is true. जो केस हमने लिया था, which we are studying, this case, P, Q and R are true. According to this case, P should be 1, Q should also be 1, and R should also be 1. So according to this situation, what should not R be? So first of all, not R be 0, because if R is true, that not R is obviously false.
What next? Next we will do the innermost circle again, and if we are solving it according to this implication, if we look at this implication, it is the last thing that we are going to do, because this is the last statement we are going to do. It is the outermost statement. First of all, we have to solve these square brackets, then these square brackets, and whatever the value of this is, whatever the value of this is, we will see according to that कि actually क्या जवाब आना चाहिए. So not or is 0. Then we move towards what would be q implication not r. What will be this part, because this part is independent now. What will be this part? Q implication not r. So what is it saying? If q, then not r. If this, then this. So will it be true or false? Tell me here, all of the class. Will it be true or false according to the rules of implication? What we are actually saying, that this is our condition or premise, this whole thing is our conclusion. So when should this be true? It should be true in some cases, it should be false in some cases. What should it be according to this case? This and this. Q not r. Q implication not r. What should this be, true or false? Come on, be interactive. Tell me. Don't send me mixed answers. Come on, guys. We've discussed over this. What should this be? If A, then B. When should it be true? It's false, right? It's false. Why is it false? Because let's suppose this is A and we are calling it B. So when should A then be false? A और B कब true होगा और कब false होगा? अगर मैं इसको then कह देता हूँ, A then B. So A अगर true है तो A then B तभी true होगा जब B भी true हो. अगर A false है और B भी false है तब भी A then B true होगा. अगर A false है और B true है तब भी A then B true होगा. It should only be false in one situation, which is here. If the premise is there and conclusion is not there, if the premise is true and the conclusion is false, that means that our implication is false. This will be 0. लेट्स आई थिंक मुझे ओपन कर लेना चाहिए लेक्चर, ताकि मैं रेफ़र करके आप लोगों को बता सकूं कि ये चीज़ हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं. एंड अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स, अकॉर्डिंग टू आवर लेक्चर, व्हाट शुड दिस बी? Lecture number 1, logic. Okay, yeah, you guys are seeing it. Let's move to implication. There it is, implication. If P then Q, या P implies Q. If P then Q, P only if Q. ये इसके बहुत सारे तरीके हैं कहने के. So according to this situation, what about this thing? Now you can see here, it is only false in one situation, when P is true and Q is false. That's it. इसके अलावा ये तमाम situation में true है. सो यू वुड हैव टू अंडरस्टैंड दिस. अगर आपने जाकर पढ़ा होता और आप लोगों को अंदाज़ा होता, इसकी एक्सरसाइजेज आपने कुछ की होती प्रैक्टिस, तो आपको अंदाज़ा होता कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट रटाफिकेशन कि आपने ये याद रखना है. इट्स अबाउट दैट इफ प्रेमिस इज ट्रू एंड कंक्लूजन इज फॉल्स, देन इट इज़ फॉल्स, बिकॉज इट इज़ नॉट टेलिंग द ट्रूथ. बट इफ बोथ आर फॉल्स, it's true, because there is neither there is premise, neither there is conclusion. So we are not going to repeat everything. So it's false only in the condition if P is true and Q is false. So in our situation, P is true, sorry, here P is Q actually, premise is true and resultant is false or conclusion is false, then it should be false. So अभी तक हमने ये solve किया है. Let's, I think इसको मैं थोड़ा सा bracket कर दूँ, so that हमें थोड़ा सा बेहतर समझ में आ जाए. It's like this. Okay. सो यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया है.
which means that we know what this part of this expression is supposed to be, this part of the expression here. Now this is false according to if P is true, Q is true, R is true. This part of the situation, this part of the expression is false. Moving on to the next part. Next part should be whole of this thing. अब हमें ये सारी चीज़ रखनी है. Control C, Control V. All right. So what about this? Should this be true or false? Remember that we know the truth value of this thing, and we know the truth value of this thing. We just need to apply AND on it. Like here we knew the truth value of this thing, we knew the truth value of this thing. This table, this column was only supposed to solve this. Similarly, we know the truth value of this thing, we know the truth value of this thing now, and we need to solve it for AND. What should be there? What should be here? True or false? All of the students are saying false except Abdul Basit. Abdul Basit की कैलकुलेशन में शायद अब भी थोड़ा सा मसला है. सो इट्स गुड अगर आपकी गलतियां हैं तो आप बताते जाएं, आप कहते जाएं, एंड आई विल सी कि एक्चुअली कितना चेंज आ रहा है आप लोगों के जवाब में. सो पिछले जवाब में थोड़े कम ज़्यादा चेंजेस थे, लेकिन अब के जवाब में थोड़े कम चेंजेस हैं. सिर्फ एक दो स्टूडेंट ने गलत दिया है, बाकी सब जो है वो फॉल्स कह रहे हैं. So I don't know if the false is true or not, but majority is saying false. So if P is, what is P? P's value is 1. P is true and this thing is false. So in AND condition this should be true only if this is true and this is true. Otherwise it is false. So if this is false, so AND will be false. So it will be 0. हाँ, अगर यहाँ और होता तो फिर ये true हो जाता. But it's now 0. So we have solved this part of the equation now. Now moving on to this part. So for this we need to solve minus q first, or negation q first. So what is minus q? What is minus q? Tell me quickly. Right? Because q is true, then obviously minus q is false. So it is 0. एंड व्हाट अबाउट दिस थिंग जो कि अब बाकी रह गई, यानी माइनस क्यू और आर रह गया है अब. देयर इट इज. व्हाट अबाउट दिस? सॉरी, व्हाट अबाउट दिस? व्हाट वुड बी माइनस क्यू और आर? सो माइनस क्यू इज 0, आर इज 1. सो इन और कंडीशन, इन लॉजिकल और, if any one of the thing is true, then OR is true. Now coming back to, not like this, थोड़ी सी जगह हम बना लें so that थोड़ा सा सही visible हो हमें. This is minus q, this is that. Expression को थोड़ी सी और जगह दे देते हैं हम so that it is pretty much visible. Let's put a border on this thing as well. थोड़ा सा clear हो जाए कि which table are we on. Now coming on to here. Now which of the thing is remaining? This is solved. This is solved. Now we just need to solve this whole equation at once. And this whole equation is saying that what would be the implication. अब हमने सिर्फ ये सॉल्व करना है. वी नो द वैल्यू ऑफ दिस, वी नो द वैल्यू ऑफ दिस, वी नीड टू सॉल्व इट फॉर implication of these. So what is the value of this? It is 0. What is the value of this? It is 1. So 0 and 1, what should this be according to the rules of implication? Last answer now. According to the rules of implication, this will be true. According to the rules of implication, this will be true. Why this will be true? Because it is 0, premise is false, but conclusion is true. So in implications rule, premise can be false and implication can be true, conclusion can be true. It is a truth statement. It is a true statement.
It can only be false, again referring to this slide, it can only be false only in one condition, when P is true, or the premise is true, or the condition is true, and resultant is false, which was this condition. Premise was true, resultant was false, then it is false. But here premise is true, resultant is false, premise is false, resultant is true. In this case all of the statement will be true. ऑल गुड? कोई इशू, कोई क्यूरी हो तो मुझे बताएं, या कोई कमेंट हो. एक कमेंट तो होगा ही लाजमी कि इट्स गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड मे बी फॉर सम स्टूडेंट्स. Okay, no comments and no questions, so good. Now quickly, I won't give you another 10 minutes or 8 minutes. Just quickly tell me this, what about this, take few seconds. What about if, sorry, 1 0 1, what would be the final result be? Don't tell me what the values of these are, just tell me what would be the final result quickly. I think इतना time नहीं लगना चाहिए इस पे. Asad is saying true. Okay. Okay. दो जवाब आए हैं, those are true. हन्नान अहमद मलिक भी यही कह रहे हैं, true. True. So all of these, अब मेरे पास ज़्यादा जवाब आ गए हैं कुछ. So that is true. So I'm not really sure that it is true or not. Let's solve for this again. What should be minus r? It should be 0 because r is true. What should be q then r? If q is 0, r is 0, then q then r would be true. What would be q then r and p? It is true and p is true, so this will be true as well. Minus q will be true. Minus q or r, minus q is true, so it will be true. So what will be this thing? It will be 1 and 1, 1 then 1, and then that is true. So this will be true again. So this is how we solve a logical expression, just like we solve any other arithmetic expression. We solve, similarly we solve a logical expression. Now another exercise for you, similar to this. Let's remind you what we are going to do first. We said हमने कुछ terminology सीखी थी. This one, let's revise this one. What is this? A compound proposition that is always true. It is called a tautology. A statement that is always true, regardless of what the values of each part of your expression is. If the whole expression is always true, then that means that that statement is tautology. For example, a simple tautology जिस तरह यहाँ पर आपको दी गई है, P or not P. This is always true. Doesn't matter if P is true or false. It is always true. Check for yourself. We did this in last class as well. Right? So this is a tautology. Now this next exercise, next activity for you is that tell me if this is a tautology or not. Again, take your time. This might take a little more time, I think, in order to get it
proved. Tell me if this thing is a tautology or not. Your answer should be in yes or no, not true or false or 1 or 0. Your answer should be in yes or no. The question is this a tautology? The question is this statement a tautology? This is your question. Quick answer. Mohammad Rizwan is saying yes. फलक शेर का भी यही कहना है. Okay, yes. Actually I have not solved that, so I'm not sure आप लोगों के जवाब इतने जल्दी क्यों आ रहे हैं. Okay, how did you do that? Now tell me in a sentence or something. How did you do that so quickly? Because in my mind it should take a little more time. I think you guys are ignoring there are and as well and or as well. There are two connectives used, and or. There is not only or everywhere. If this was or everywhere, then it should be always a tautology. It should always be true. अक्सा जावेद आप फॉल्स जवाब दे रही हैं. फॉल्स नहीं है, जवाब यस और नो में देना है. दिस इज द क्वेश्चन कि इज दिस स्टेटमेंट अ टोटोलॉजी और नॉट. सो इफ यू थिंक दिस इज अ टोटोलॉजी, से यस. अक्सा जावेद का जवाब, मोहम्मद शायान का जवाब थोड़ा बहुत सेंसिबल लग रहा है मुझे. इससे पहले जितनों ने भी जवाब दिया उन सब ने आई थिंक गलत दिया है, क्योंकि मैं अभी उनको गलत साबित कर सकता हूँ. यही तो सवाल है फलक शेर. मैंने ये तो नहीं बताया आपको कि पी ट्रू है या क्यू ट्रू है या क्या फॉल्स है. I just asked you if this expression is a tautology or not, and you know what a tautology is. A tautology is a combined statement, a compound statement, a compound logical statement, which is always true, regardless of the individual values of its components. So it doesn't matter if P is true or false. It should always be true. If it is always true, then you can say yes, it is a tautology. But according to like Safdar is saying and Sayyid Muhammad Shah is saying that the answer is no, which means they are saying that it is not a tautology. So the people who are saying it is not a tautology, can you tell me a case when this statement is false? What is the scenario in which this statement will be false? Because you know a scenario, that's why you are saying that it is not a tautology. ऑल राइट. सफदर का जवाब है कि इस स्टेटमेंट में हमेशा फॉल्स आ रहा है, इस वजह से हम इसको टोटोलॉजी नहीं कहेंगे, बिकॉज टोटोलॉजी शुड ऑलवेज बी ट्रू. राइट सैयद मोहम्मद शाह. ओके सो
बिफोर गोइंग टू ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट लेक्चर, बट उससे पहले जो उस लेक्चर में एक बात हमने समझनी है, आज समझें या आगे जाकर समझें, अभी बात निकल गई है तो मैं आपको एक बात और समझाना चाहता हूँ उससे, जो कि आगे जाकर डिटेल में भी आएगी. दैट इज़, this statement is a tautology only if in all of the scenarios this whole statement is true. अब मुझे ये प्रूव करने के लिए कि ये एक टोटोलॉजी नहीं है, सारी स्टेटमेंट सारे सिनेरियोज लिखने की ज़रूरत नहीं है. मैं अगर आपको सिर्फ एक सिनेरियो भी बता दूं जिसके अंदर ये चीज़ फॉल्स आ रही है, तो इसका मतलब है कि इस सवाल का जवाब हो गया नो. उसके अलावा मुझे कोई चीज़ चेक करने की ज़रूरत नहीं है. इसको कहा जाता है प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन. मैं प्रूफ कर दूंगा कि ये चीज़ टोटोलॉजी नहीं है, नॉट बाय टेलिंग यू कि कहाँ कहाँ ये टोटोलॉजी नहीं है, बल्कि सिर्फ वहाँ पर ये बताकर, ये सिनेरियो बताकर कि कहाँ पर ये टोटोलॉजी नहीं है. सो अगर मैं एक चीज़ को गलत साबित कर दूँ, गलत साबित करने के लिए सिर्फ उसका एक केस बता दूँ कि भाई यहाँ नहीं है, इस वजह से मैं इसको टोटोलॉजी नहीं कह सकता, तो दैट इज़ इनफ फॉर अ प्रूफ. आगे जाके इस सिनेरियो को डिटेल में देखेंगे, बट फॉर नाउ व्हाट एम आई एक्चुअली सेइंग, आई एम एक्चुअली सेइंग दिस, दैट कंट्रोल सी, लेट्स मूव टू एक्सेल अगेन. This is our statement, right? Sorry. This is our statement. So according to this statement, we will have to move this. हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी. So let's suppose कि मैं कंट्रोल C, यही चीज़ मैं ओपन करता हूँ दोबारा, P Q. Let's suppose P is true, right? And Q is true as well. R तो है नहीं खैर इस सिचुएशन में. नेक्स्ट चीज़ मैं कहता हूँ कि व्हाट शुड बी माइनस क्यू. माइनस क्यू के ऊपर मैं आता हूँ. नाउ व्हाट शुड बी माइनस क्यू. माइनस क्यू शुड बी 0. मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ एक्चुअली. तो इसके अगला पार्ट क्या है? अगला पार्ट इसका है P एंड माइनस क्यू. सो लेट्स सॉल्व दैट. P एंड माइनस क्यू को हम सॉल्व करते हैं. व्हाट शुड बी इट? व्हाट इट शुड बी? P एंड माइनस क्यू क्या होगा? P इज़ 1, माइनस क्यू इज़ 0. सो P एंड माइनस क्यू विल बी 0. देन इस पार्ट को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो आई वुड फर्स्ट नीड टू सॉल्व माइनस P. व्हाट इज़ माइनस P? P इज़ ट्रू, देन माइनस P विल बी फॉल्स. What should be minus P or Q? What should be minus P or Q? Minus P is 0 and Q is true. So in this case, और में कोई एक भी अगर true होता है तो we will call it true. So if this is true, then all of this statement would be what? ये सारी statement की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, so this should be, sorry, this should be and between this and this, which means this and this. इन दोनों के दरमियान अगर and में लगाऊंगा 0 और 1 के दरमियान, तो it would be false. So I just took one scenario in which P and Q are true and the whole expression is generating 0, which is false. So in this case, if it is false, then that means that this statement is not a tautology, because if it were a tautology, then in all of the cases it should be true. I don't need to check all of the cases now, because I am telling you that if there exists one case of this thing which tells you that it is false, then that means it cannot be always false, obviously, right? So let's do it for all of the cases. It won't take much time, hopefully. 0 1 and then 0 0. These are 4 cases that might happen in P and Q. Is that right? Okay, in this case, साथ साथ मुझे बताते जाएं, इन दिस केस नंबर 10 के केस में क्या होगा. नंबर 10 रो की अगर मैं बात करूं तो व्हाट शुड इट बी? माइनस क्यू शुड बी 1 हेयर. P and minus Q, which means P and minus Q should be 1, minus P should be 0, minus P or Q. Minus P is 0 and Q is 0 again, so minus Q or minus P or Q will be 0, and this will be again 0.
Okay, in this case minus q will be 0, p and minus q, p is 0, minus q is 0, so it will be 0. Minus p will be 1, and minus p or q, minus p is 1, so it will be 1. Doesn't need to, don't need to check everything. uh, and this and this one and this one and आएगा इन दोनों के दरमियान, तो it will be 0. What about this? It will be 1. It will be minus q is 1, q is 0, p is 0, so it will be 0 because इसमें and है. Minus p will be 1, and minus p or q will be okay, minus p or q will be 1 or 0, so it will be 1. okay, और इस सिचुएशन में 0 और 1 अगर आएगा तो इट विल बी 0. अच्छा, ये जब आपने सॉल्व किया, अगर जिस तरह मैंने किया, अगर आप लोग ये करते या जिसने अगर किया हो तो उनको अंदाज़ा हो गया होगा थोड़ा सा कि ये चीज़ करना एक तरह से फजूल थी जब हमारे पास यहाँ पर 0 आ गया. अगर आपके पास इस जगह 0 आ गया तो ये चीज़ करना फजूल है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है. अगेन, अगर ये चीज़ 0 आ गई तो आपको ये सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है. ये दोनों चीज़ें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास यहाँ 0 आ गया, बिकॉज इसके बाद एंड लगा हुआ है. तो अगर ये 0 है तो डजेंट मैटर अगर यहाँ पे 0 है या 1 आता है. एंड के सिचुएशन में तो दोनों का ट्रू होना चाहिए ना. अगर यही फॉल्स है तो फिर तो ये फॉल्स ही होगा. हाँ, अगर यहाँ 1 आ जाता है तो हमें चेक करने की ज़रूरत है कि आया अगला 1 आ रहा है या नहीं आ रहा. अगर 1 आता है तो ट्रू होगा, अगर 0 आता है तो फॉल्स हो जाएगा. बट इन दीज केसेस 1, 2 and 3, all of these 3 cases we didn't need to check these things. Just a side note for you. But we look at this, all of the scenarios, and this is always false. So that means that it is not a tautology. What it is? What is it? It is not a tautology, we know that. But what is it? Here. What is it? Good, Shazeb. It is a contradiction. This statement is a contradiction. It can never be true. It is always false. So there are some statements which are always true. There are some statements which are always false. Some statements, compound statements, which are always true are known as tautology, and some statements which are always false are called as contradiction. And the propositions that are neither a tautology nor a contradiction are called contingency, जिसको हम आम तौर पर ऐसे propositions जो हैं जो हम आम तौर पर सॉल्व करेंगे, जिनके जवाब ट्रू भी हो सकते हैं और फॉल्स भी हो सकते हैं, ना ही ऑलवेज फॉल्स हैं ना ही ऑलवेज ट्रू हैं. तो ऐसे प्रोपोजिशंस को हम कहते हैं कंटिंजेंसीज. राइट, सो दिस वाज अ कॉन्ट्रडिक्शन. Actually, we started with by proving if this is a tautology or not, but we ended up on the result that it is a contradiction. We did not intend to prove that is it a contradiction or not. We intended to prove if this is a tautology or not, but we ended up on a different conclusion that it is not a tautology, balki it is a sorry, contingency nahi, contradiction. So do all of these things. You've got your books, you've got your internet, उस पे exercises देखें इस तरह की छोटी छोटी, उनको solve करें. You will need to do that in order to move forward when we go to proofs and predicates. So let's start our second lecture now. That is predicates and quantifiers. Alright, so let's start. We will now start with predicate logic and quantifiers. Remember, अभी तक जिस तरह की लॉजिक पे हम काम कर रहे थे, P, Q and और वगैरह, ये सारी चीज़ें जिन पर हम काम कर रहे थे, this logic was propositional logic because we were dealing with propositions. चाहे जिस तरह की भी propositions हों या उनके दरमियान जिस तरह के भी connectives हों, we did not know, we were only dealing with propositions. This was propositional logic. Now we are moving toward another type of logic that is called predicate logic, and we will deal with quantifiers in this lecture as well when we are talking about predicate logic. Remember that this predicate logic lecture or topic
is very important when you will be moving towards the course of artificial intelligence or any of the courses that are uh, by far related to intelligence or artificial intelligence. वी स्टिल डू इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो पहला लेक्चर होता है या पहली लैब जो होती है या इस तरह की जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ज़्यादातर वो जिस लॉजिक पर काम करती हैं, इफ़ यू आर डेवलपिंग एन आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन, the basic technology every artificially intelligent machine uses is predicate logic. It does not use your basic if what do you call it, for loops or print statements or scan statements. It does not use that. All of the artificially intelligent systems machines basically are designed on one thing, that is predicate logic. Now what is what is this type of logic? Let's discuss in detail. First of all, it is a logic, which means we will already be discussing with trues and false, right? It is kind of a logic. So let's move. So let's consider these statements which are written right now, which are written on your screen. X is greater than 3, x equal to y plus 3, x plus y equal to z. Now the symbols less than or greater than, plus, equal to denote relations between x and 3. अगर आप पहली स्टेटमेंट को देखें, x इक्वल टू 3 को, x ग्रेटर देन 3 को, तो यू कैन सी कि दिस थिंग इज एक्चुअली डिनोटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड 3. दोनों ऑपरेंट्स के दरमियान का रिलेशनशिप बता रहे हैं. इसी तरह प्लस भी यही कर रहा है. प्लस y और 3 के दरमियान रिलेशनशिप बता रहा है कि हाउ वुड y कम्युनिकेट विद 3. इट विल ऐड इन इट. And how is this part of the equation or part of the statement related with this part of the equation? These are equal again with this, right? So sorry, so the symbols are denoting relations between x and 3 and x, y and z and whatever, and x, y and z are operands, right? एक्स, वाई, 3, जी, ये ऑपरेंड्स हैं जिनके ऊपर आप काम कर रहे हैं. रिलेशन बयान किया जा रहा है किन के दरमियान, उनको हम ऑपरेंड कह लेते हैं. ऐसा ही होता है ना, अगर आप y प्लस 3 कर रहे हैं तो दिस इज एन ऑपरेटर, दीज आर ऑपरेंड्स, y एंड 3 आर ऑपरेंड्स. दिस इज एन ऑपरेटर एंड द थिंग्स यू आर वर्किंग ऑन आर द ऑपरेंड्स. सो these relations may hold or not hold depending on the values that x, y and z may take, right? Now consider this statement. This is a very precise statement, and if you understand this, this will be very good for you. Now these relations, इनको हम relations कह रहे हैं, greater than or plus or equal to. इन relation, ये जो सारे relation हैं, ये hold कर भी सकते हैं, valid हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, डिपेंडिंग ऑन कि x की वैल्यू क्या है. फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू अगर 2 है तो विल दिस होल्ड? क्या ये वैलिड रहेगी स्टेटमेंट अगर x की वैल्यू 2 है? राइट, बिकॉज 2 इज नॉट ग्रेटर देन 3. हाउ अबाउट अगर x की वैल्यू 3 रख देते हैं हम? इट विल अगेन नॉट होल्ड, राइट? So what we are saying is that relationship is there. You are telling what the relation is between these two things, but it will hold or not hold according to the value of the variable. अब इस hold और not hold को अगर मैं change करके कह दूँ true or false, तो we are again with the same thing. We are dealing with logic. We are dealing with true and false. So what we are saying here is that x greater than 3 will be true or false depending on the value of x. Again, x equal to y plus 3 will be true or false depending on the values of x and y simultaneously, right? Again, x plus y equal to z को अगर हम देखते हैं तो it will hold or not hold, it will be valid or not valid, it will be true or false according or depending on the values of the variables. So now coming on to the terminology for these things, a predicate is a property that is affirmed or denied. Again, the different words for true and false, the different words for being valid or not, or to hold or not. A predicate is a property that is affirmed
or denied about the subject. In logic we say variable or argument. In logic these variables, इनको हम variable कहते हैं या फिर argument भी कह सकते हैं हम इनको, but mainly we are talking about variables, the thing that is going to change the value according to, जिसकी value पर depend हो रही है आपकी पूरी situation of a statement. So what is a predicate? A predicate is a property that is affirmed or denied about the subject of an statement. So what is a predicate in this situation? Which predicate are we dealing with? This is our predicate, greater than. Which predicate are we dealing with here? Equal to and also plus. Which predicate are we dealing with here? Plus and equal to. So basically what we are saying is that if you have x, y and z, we will call those variables, and the relation between those variables or variable or constants will be known as predicate. So consider this statement again, x is greater than y. What is the subject here? The variable would be the subject here, which is x. Is greater than 3 is the predicate. So all of the things that are, अब इसको थोड़ा enhance कर रहे हैं हम इस definition को. We said that the relationship will be the predicate. But if we describe it more generally, we are actually saying, ये बातें अभी समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आगे काम करना. We might use all of these terminologies in some kind of programming language as well. हो सकता है हम ये काम programming में भी करें. So what we are saying is this will be the subject जिसके ऊपर आपकी statement depend कर रही है, और subject के अलावा जितनी चीज़ें constant आपकी value में दी गई हैं, आपकी statement में जितनी चीज़ें constant दी गई हैं, उन सब चीज़ों को मिलाकर हम कहेंगे कि it is a predicate. So basically we are saying that this is relation, this is variable, this is constant, but on a general level we are saying that this is the subject जो कि define करेगा value इस चीज़ की कि क्या ये सही है या नहीं. So this is your statement, all of this is a statement, all of this is a statement, but this is your variable or subject, this is your variable or subject, and this whole thing which is plus 3 and then equal to will be known as a predicate. Let's move on. थोड़ा और इसको देखते हैं, कुछ और exercises में, कुछ और तरह की examples में थोड़ी चीज़ clear हो जाएगी. So to write this statement like x is greater than 3 or whatever the statement was, in predicate logic we introduce a functional symbol for the predicate. Predicate अगर कांस्टेंट है, लाइक जिस तरह से हमने कहा कि कांस्टेंट जो चीज़ें हैं वो तो प्रेडिकेट हैं, सो व्हाई नॉट rather than writing the whole is greater than 3 thing, we will name this is greater than 3 thing something else, right? Like for example मैं कहता हूँ कि is greater than 3 को मैं नाम दे देता हूँ p का, just p. When I write p, it means that I am saying is greater than 3. So put the symbol as an argument to the functional symbol, which is p will be x, p of x. So p of x is a statement, p is a predicate or propositional function, x is an argument. So if we talk about this in a more frequent way, let's do something on Notepad. So let's suppose I am saying that x is greater than 5, right? So in order to write this statement in predicate logic, we will use predicate and subjects. So what is the subject here? So इसको simplify करने के लिए मैं ये कहता हूँ x p for example. अब मैं कहता हूँ p का मतलब ये है कि is greater than 5. अगर मैं कहता हूँ y p तो इसका मतलब है y is greater than 5. अगर मैं कहता हूँ 4p तो इसका मतलब है कि 4 is greater than 5. Because is greater than 5 is my predicate. मैं इसी चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ. Subject can be different. So in order to write it correctly in predicate logic, the correct statement would not be xp, बल्कि it would be p of x. Now what is p of x suggesting? It is saying that is greater than 5 is true or not for this value.
For example, this thing is true or false. It can be true, it can be false, according to the value of x. Similarly, this statement can be true or false. Now, if we put some value in this argument, say 5, then it will yield some values. Say, what would be the value of p of 5? Tell me. What would be the value of p of 5? Talking with the whole class. It will generate what? Oh, come on, come on. जवाब गलत आ रहे हैं मेरे पास. You guys are not understanding things. What is p of 5? Is it true or false? p of 5 को actually हम English में अगर translate करें तो we are saying this. It is a way of writing this thing in predicate logic. Actually we are saying this. So 5 is greater than 5. 5 is greater than 5, true or false? It is false. 5 is not greater than 5. Again, what would be the value of p of 9? It will be true. Good. What would be the value of p of, say, 6 by 7? It's false. Okay, because it will actually yield something less than 0. Sorry, less than 1. So it's false. So in order to define a predicate, we just have to name it something. और उसका मतलब प्रोग्रामर को यानी कि यूज़र को पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है. यानी कि आई वुड से दैट x is greater than 5 is named as p of x, right? So p of x is, it would be this. Now for example, I don't want it to be p or q or r, because it will get a little confusing कि p का मतलब actually है क्या. So rather than writing p, let's say I would name it as greater than 5. मैं इस predicate को ये नाम दे देता हूँ greater than 5. You can do that. You can not just write p or q or any other name. You can write this as well if you want it to be a little meaningful, right? So you can do anything. You can define the predicate yourself. You just need to say or declare it one time that what your predicate is going to mean actually, right? Now for example, I say दूसरी statement को लेते हैं हम. It is actually a compound statement. This statement, x equal to y plus 3. It is actually a compound statement. It uses two subjects. बल्कि let's move on to our lecture first. उसके बाद फिर इस चीज़ को हम डिटेल में आगे चल के देखेंगे. Let's see. Let's stick for now with one variable and one predicate. So propositional functions भी इनको कहा जाता है predicates को. So father x, इसका मतलब क्या हो गया कि x से x is a father. brother x y अगर मैं लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये हो गया कि x is a brother of y. x y z t, इन सब चीज़ों को डिटेल में मैं समझाता हूँ आपको, लेकिन इन सब चीज़ों को समझने से पहले you would have to understand what these are saying. If you understand this, then it would be very good for me and for you as well, obviously. These are some of the terminologies then that when I go and teach the course of artificial intelligence, a good amount of the students of my class do not know what am I saying actually by n-ary or ternary or binary. So let's understand these terminologies first. What does it mean by unary? A unary thing कह रहा हूं मैं भी फिलहाल, प्रेडिकेट को हम बात नहीं करते. A unary thing is a thing that needs one subject in order to complete its work. A binary thing is a thing
that needs two things, two operands, or two subjects in order to complete its work. Ternary is for three. N-ary is for any number of subjects. In order to better understand this, we should move on to arithmetic for now. Arithmetic के concepts थोड़े से ज़्यादा clear होते हैं rather than logic. So let's consider this thing in arithmetic first, उसके बाद हम logic के ऊपर चले जाएंगे. So there are operators in arithmetic operators जिनको हम कहते हैं. So कौन से operators हैं? वो plus है, minus है, से equal to है, डिवीजन है, मॉड है. मॉड का पता है आप लोगों को होपफुली, परसेंटेज की साइन जो होती है. ये कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं. कैन यू टेल मी व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेटर इज दिस? इज दिस अ यूनरी ऑपरेटर और अ बाइनरी ऑपरेटर और अ टर्नरी ऑपरेटर और एनरी ऑपरेटर? Good. Rizwan, Wasir, Bilal Ahmed. They are saying binary because it needs two things. It needs two subjects to complete its work. Right? अगर दो सब्जेक्ट होंगे तभी एडिशन होगी, वरना नहीं होगी. Because this thing can only do addition. What about this? Is this a binary operator or a ternary operator or a unary operator or an n-ary operator? Say. It is also a binary operator, right? It is also a binary operator, but it is also a unary operator as well. Because if a number is negative, then you can write -5. But if a number is positive, you cannot write +5. +5 is not denoting anything. A number can be 5 or -5. ये बात समझ में आ रही है? अपने दिमागों को थोड़ा सा खोलें और इस चीज़ पर ना जाएं कि बेसिकली जो स्टार्टिंग से चीज़ समझाई जाती है स्टूडेंट्स को वही चीज़ सही होती है. बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि स्टूडेंट्स को इनिशियल लेवल पर समझाई जाती हैं इन ऑर्डर टू गेट टू देयर लेवल. बट नाउ योर लेवल हैज़ एडवांस्ड. नाउ दिस इज़ ऑल्सो यूनरी ऑपरेटर. प्लस को मैं यूनरी ऑपरेटर नहीं कहूँगा. यूनरी का मतलब है एक ऐसा ऑपरेटर जिसको सिर्फ एक ऑपरेंड की ज़रूरत हो, एक सब्जेक्ट की ज़रूरत हो. फॉर एग्जांपल, माइनस को दो चीज़ों की ज़रूरत होती है ना. यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ हो, यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ हो, लेकिन साथ ही साथ माइनस एक के साथ भी काम कर सकता है. लेकिन प्लस के केस में ऐसा नहीं है. आपके जहनों में यही आ रहा होगा कि प्लस के केस में भी तो फिर ऐसा ही है कि 7+6 होना चाहिए, दो चीज़ें होनी चाहिए, 7 भी हो 6 भी हो. और प्लस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन कहीं पर आपने ऐसा लिखा हुआ नहीं देखा होगा. माइनस लिखा हुआ देखा होगा, प्लस लिखा हुआ नहीं देखा होगा. इट डजेंट मीन कि प्लस की वैल्यूज़ नहीं होती हैं, बट एक्चुअली अगर आप काउंटिंग की थ्योरी को पढ़ें जाके, इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग थ्योरी ऑफ काउंटिंग. उसी पे हमारा ये सब्जेक्ट बेस कर रहा है बेसिकली. तो यू विल सी के बाइनरी प्लस इज़ अ बाइनरी ऑपरेटर, बट माइनस इज़ बाइनरी ऑपरेटर एज वेल एज अ यूनरी ऑपरेटर. ये एक ऑपरेंड के ऊपर भी काम कर सकता है, एक सब्जेक्ट के ऊपर भी काम कर सकता है, और दो के ऊपर भी काम कर सकता है. बाय इज़ टू, यूने अन इज़ फ्रॉम यूनी. ठीक है, यूनियन वाली चीज़, एक ही हो जाना, वन. सो इट इज़ बाय, एंड देन टर्नरी इज़ 3. So it is also a unary operator, it is also a binary operator, it is just a binary operator. So what I'm trying to tell you is this, that there is no such thing as like this. A number can either be negative or positive. No, a number's value is either an absolute value, जिसको हम positive कहते हैं अपने समझने के लिए थोड़ा सा. It can either have an absolute value or it can have a negative value. सो एब्सोलूट वैल्यू होती क्या है किसी भी वैल्यू, किसी भी नंबर की? नोट कर लें अपने पास, ज़रा साइड में जाकर लिख लें और फारिग टाइम में इसको सर्च कीजिएगा. व्हाट डज इट मीन बाय एब्सोलूट वैल्यू ऑफ अ नंबर, एंड डज इट इज इट डिफरेंट देन अ पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू, और इज इट द सेम थिंग? व्हाट डज इट मीन बाय एब्सोलूट वैल्यू? सो लेट्स मूव ऑन टू ऑपरेटर्स अगेन. So this is a unary operator as well. This is a binary operator. What about this? Is this a unary operator or a binary operator? It is also a binary operator.
इसी तरह ये भी एक बाइनरी ऑपरेटर है, ये भी एक बाइनरी ऑपरेटर है। अब ऑपरेटर से हट के हम थोड़ा जनरलाइज वे में समझते हैं, और साथ साथ रहिएगा ये बात समझने में। अगर किसी चीज़ को सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, एक सब्जेक्ट की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल हम अपनी तरफ से कुछ कुछ जो है वो ऑपरेटर्स डिफाइन करते हैं। मैं कहता हूँ ये एक ऑपरेटर है, राइट। मैं कहता हूँ ये भी एक ऑपरेटर है, ये भी एक ऑपरेटर है, ये भी एक ऑपरेटर है। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि अगर आपने इस ऑपरेटर को यूज़ करना है तो आपके पास ये सिचुएशन होनी चाहिए एटलीस्ट। अगर आपके पास ये नहीं होगी तो इन दोनों से आप कोई काम नहीं ले सकता। एक्स हैश वाई का कोई मतलब नहीं है जब तक कि आपके पास ये सिचुएशन ना हो। लेट्स से अब्दुल बासित, आपके सवाल पे आता हूँ, राइट। एंड लेट्स से कि मैंने ये एंड जो डिफाइन किया है, मैं ये कहता हूँ कि इट्स ओनली फॉर वन ऑपरेटर, यू कैन नॉट यूज़ इट। इसके ये चीज़ गलत है। लेट्स सी आई से कि ये चीज़ गलत है, सिर्फ एंड टी है। और लेट सपोज कि मैं कहता हूँ कि अगर आपने डॉलर को सही तरह से यूज़ करना है तो डॉलर के सही तरह से यूज़ करने का तरीका है ये, वरना डॉलर सही जवाब आपको नहीं देगा। जिस तरह प्लस को मैंने बताया मल्टीप्लाई की साइन है, मल्टीप्लाई की साइन अकेली तो कुछ नहीं कर रही होगी किसी एक के साथ, दो चीज़ें चाहिए ना उसको काम करने के लिए। इसी तरह मैं कहता हूँ यहाँ पर इसको इतनी चीज़ें चाहिए, इसी तरह यहाँ पे मैं कहता हूँ इस ऐट को सिर्फ एक चीज़ चाहिए। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस इज़ अ टर्नरी ऑपरेटर, दिस इज़ अ यूनरी ऑपरेटर, दिस इज़ अ यूनरी ऑपरेटर। व्हाट अबाउट दिस, ये कौन सा ऑपरेटर है? ये एनरी ऑपरेटर है, राइट। हम अगर ये कहते हैं कि ये एनरी ऑपरेटर है तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी एक एनरी ऑपरेटर है। ये भी एक एनरी ऑपरेटर है, और ये भी एक एनरी ऑपरेटर है। हाउ? बिकॉज यहां पर n की वैल्यू क्या है? 1। यहां पर n की वैल्यू क्या है? 1। यहां पर n की वैल्यू क्या है? 3। यहां पर n की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5। सो एन एरी का मतलब ये नहीं है कि 3 के बाद अगर कोई है तो उसका मतलब है एन एरी। n इज जस्ट अ नंबर, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4। सो इस एन एरी व्हेन n इक्वल टू 1 है, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर होता है ऑपरेटर्स में, लॉजिकल में और मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों में। इस वजह से बजाय इसके कि हम ये कहें कि इट इज़ एन एन एरी ऑपरेटर विद n's वैल्यू 1, हम इसको कह देते हैं इट इज़ यूनरी ऑपरेटर। और इसी तरह बजाय इसके कि मैं ये कहूँ कि इट इज़ एन एनरी ऑपरेटर, एवरी ऑपरेटर, अब ये समझने बात, एवरी ऑपरेटर इज़ एन एनरी ऑपरेटर। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू क्या है, n की क्या वैल्यू। अगर n की वैल्यू 3 है तो आई कैन कॉल दिस अ टर्नरी ऑपरेटर। इसी तरह मैं इसका भी कोई नाम रख सकता हूँ, बट इसका इतना नाम आसान भी नहीं है और ना इतना ज़्यादा ये ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं जिसमें 5 ऑपरेंट्स चाहिए हों या सब्जेक्ट्स चाहिए हों। इस वजह से इनका नाम इतना कॉमन है नहीं, मुझे भी नहीं पता कि इनका नाम क्या है। सो इट शुड समथिंग लाइक पेंटेरी operator, something like that, because penta is for 5, right? Like uno is for 1 and bi is for 2. So it can be something like this, but we don't call it that. So every operator is an n-ary operator. It just depends on the value of n, and the value of n has a very good name. The value of n has a very good name. Its name is
arity value. It's called arity value. What is the arity value of a ternary operator? It's 3, obviously, because it is a ternary operator. What is the arity value of a unary operator? It is 1. What is the arity value of a binary operator? It is 2. What is the arity value of if we knew the name of this thing, it will be 5. So I think अब आपके जहन में क्लियर हो गया होगा कि when we use operators, when we use, अब मैं आ रहा हूँ लॉजिक की तरफ, when we use predicates on any subject, that subject can be what do you call it, can be working on a multiple number of subjects. It depends on how many subjects it or a particular predicate needs. Now coming back to our lecture here. So according to this, again, let's suppose this is something like मैंने जिस तरह से कहा था ना, p of x या q of x या r of x, it can have different type of values. if father एक ही आर्ग्यूमेंट है, एक ही सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब है फादर इज अ यूनरी प्रेडिकेट. अगर दो ऑपरेंड्स आ रहे हैं, दो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि दिस थिंग इज अ बाइनरी प्रेडिकेट. अगर 3 आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि इट इज़ अ टर्नरी प्रेडिकेट. अगर 3 से भी ज़्यादा आ रहे हैं तो इट कैन हैव a name, but we will say that it is a 3 array predicate or 4 array predicate, n array predicate, right? अब मैं एक सवाल का जवाब देता हूँ. अब्दुल बासित ने ये पूछा था कि हाउ इज इक्वल टू नॉट नॉट अ टर्नरी ऑपरेटर. यू कैन राइट दिस. So you are using 3 operands. So according to this logic, every operand is a infinite array operator. बिकॉज मैं प्लस को भी ऐसे यूज़ कर सकता हूँ, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस आर, इन्फिनिटली में चल सकता हूँ. सो इस सिचुएशन के अंदर तो प्लस भी बाइनरी ऑपरेटर ना हुआ. सो द आंसर इज दैट मिनिमम इसको कितने चाहिए. सो मिनिमम अगर इसको 2 चाहिए, एक के साथ काम नहीं कर सकता, चाहे वो यहाँ हो या यहाँ हो. एक के साथ अगर काम नहीं हो सकता, पूरी एक्सप्रेशन नहीं बताई जा सकती एक के साथ, तो इसका मतलब है कि इट इज़ अ बाइनरी ऑपरेटर, इट नीड्स 2. जो टर्नरी ऑपरेटर है, अगर आपने प्रोग्रामिंग अगर पढ़ रहे हैं अभी या इससे पहले आपने पढ़ी हो, आई थिंक पढ़ी होगी आपने, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में ये काम किया होगा. देयर इज़ एन ऑपरेटर, इट गोज समथिंग लाइक दिस, एंड आई थिंक इसके बाद क्या आता है, एंड आता है या कुछ इस तरह से चीज़ आती है. दिस इज़ अ टर्नरी ऑपरेटर इन प्रोग्रामिंग. जब आप इफ़ एल्स लिख रहे होते हो ना किसी चीज़ में, तो आप यहाँ पर लिखते हो, अपनी कंडीशन लिखते हो, इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन 5, फिर आप ये लिख देते हो. फिर आपने अगर ट्रू में जो प्रिंट करना है तो आप यहाँ लिखते हो, और आपने जो फॉल्स में प्रिंट करना है वो आप यहाँ लिखते हो. ये मुझे सही से याद नहीं है, यहाँ पर ऑपरेटर कुछ डिफरेंट होता है, बट दिस इज़ अ टर्नरी ऑपरेटर. Why this is a ternary operator? Because this operator needs 3 operands. One is condition, second is the thing that you want to do if the condition is true, and the third is the thing that you want to do if the condition is false. So this was the thing about arity values. अच्छा, एक चीज़ में कंफ्यूज ना होइएगा, वो ये है कि ये डॉट लग गया है यहाँ पे गलती से. इट कैन बी कॉमा, मोस्टली ये कॉमा यूज़ होता है यहाँ पे. तो डॉट मुख्तलिफ हो जाने से इसकी वैल्यू पे या कोई इस तरह की चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता. अच्छा, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल फादर एक्स का मतलब मैं ये कहता हूँ कि एक्स इज़ अ फादर. ब्रदर एक्स वाई है तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ एक्स इज़ अ ब्रदर ऑफ वाई. अगर मैं सम एक्स वाई जेड कह रहा हूँ तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ एक्स एंड वाई आर एडिड एंड पुट इन टू जेड, राइट? लाइक जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई. एंड पी एक्स वाई जेड टी, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है. पी का मतलब वाजे नहीं है फिलहाल यहाँ पे, बट इट कैन मीन एनीथिंग. सो व्हाट आर प्रोपोजिशनल फंक्शंस? ये जो चीज़ें हैं, यू कैन सी दैट दीज आर एक्चुअली फंक्शंस. प्रोग्रामिंग में जिस तरह से आप फंक्शन बनाते हैं ना, उस फंक्शन का एक नाम होता है जिसको हम प्रेडिकेट कह रहे हैं, और उस फंक्शन के कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं. सो यू कैन manipulate or design that whole terminologies here as it is. These are arguments, x, y are argument, 3 arguments, 4 arguments. This is the name of your function, which we call as a predicate. So this whole thing is a propositional function.
So what is a propositional function? A statement of the form this is the value of the propositional symbol p. Here these is an n tuple and p is the predicate. Like I said, that p is the predicate and the number of and the set that is representing your argument is called a tuple. इस टर्मिनोलॉजी को भी समझ लें ज़रा सा. आगे जाके इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे हम, वैसे हम इनको आर्ग्यूमेंट्स ही कह रहे होंगे, बट यू शुड नो व्हाट दिस मीन्स. अ टुपल मीन्स a set of arguments, a set of subjects. So here it is a set of subject. There are 1 2 n subjects. There are n subjects. This is why I can call this an n tuple. In this situation I can call this set a बायटुपल या टू टुपल n की जो भी वैल्यू हो. We can think of a propositional function as a function that evaluates to true or false. इसका जवाब अच्छा, because this is a logical function, so its answer can either be true or false. Takes one or more arguments. It expresses a predicate involving the arguments. It expresses what the predicate is actually meaning. Becomes a proposition when values are assigned to the arguments. जब तक वैल्यूज असाइन नहीं की जाएंगी तब तक ये चीज़ प्रोपोजिशन नहीं है, सिर्फ प्रोपोजिशनल फंक्शन है. जब वैल्यू असाइन कर दी जाएंगी तो इट विल बी अ प्रोपोजिशन. जस्ट लाइक इफ आई राइट हियर, लुक इट हियर, मैं कुछ चीज़ लिख रहा हूँ यहाँ पे. इफ आई राइट x प्लस वाई, राइट, इट इज़ एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जब तक कि इसको वैल्यूज असाइन नहीं हो. जब इसको वैल्यूज असाइन हो जाएंगी इट विल बी जस्ट अ नंबर. अगर से मैं x की वैल्यू 2 असाइन कर देता हूँ, y को भी 2 असाइन कर देता हूँ, तो इट विल बी जस्ट अ नंबर. इट विल नॉट बी एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन देन. सिमिलरली इट इज़ अ प्रोपोजिशनल फंक्शन जब तक कि इसको वैल्यूज असाइन नहीं होती हैं. जब वैल्यूज असाइन हो जाएंगी इट विल बी अ प्रोपोजिशन, बिकॉज इट विल जनरेट ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज. हसाम शाह का एक क्वेश्चन था, आई थिंक मिस हो गया. ही इज़ आस्किंग कि अगर n की वैल्यू 3 से ऊपर चली जाए तो हम n एरी कह सकते हैं या नहीं. आई थिंक मैंने इसको क्लियर कर दिया है कि n एरी इज़ एवरी एरिटी इज़ n एरी. n इज़ जस्ट अ जनरलाइज्ड वे ऑफ राइटिंग कि भाई कोई वैल्यू है यहाँ पे, 1 भी हो सकती है, अगर 1 है तो यूनरी है, 2 भी हो सकती है, अगर 2 है तो बाइनरी है, एंड सो ऑन. So let this q x y z denote the statement this. Now understand, this is a statement x square plus y square equal to z square. Now when writing this as a propositional function in predicate logic, this is not a predicate logic statement, we all know that. It is not using any predicate, it is an arithmetic statement. Let's convert this statement into a predicate statement. So let's say कि we name it q and the arguments are x, y, z. So if x, y, z are the arguments and we apply q to it, then the value should be this. Actually हम ये करना चाह रहे हैं. Now what is the truth value of q345? q345 की truth value क्या होगी? It depends on the values of 345. Now understand कि 345 जब values assign हो गई हैं, तो it means now this has become a proposition. It can yield true or false. So q345 के case में if we solve it, the value of this part of the equation is equal to this part of the equation, which means that q345 is true. In this situation, 2 to 3 की situation में, this part of the equation is not equal to this part of the equation, which means that q2 to 3 is false. How many values of x, y, z make the predicate true? कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं x, y और z की जो कि इस चीज़ को, इस प्रेडिकेट को ट्रू करें? सो द आंसर इज देयर आर इन्फिनिटली मैनी वैल्यूज दैट मेक द प्रोपोजिशनल ट्रू, राइट? बिकॉज देयर कैन बी इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ x, y एंड z दैट कैन मेक द वैल्यूज ट्रू, राइट? बट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस इक्वेशन को चेंज करके कुछ इस तरह कर देता हूँ, x सिंप्लीफाई करता हूँ, x इक्वल टू 4, दिस इज योर स्टेटमेंट. Let's write something. Let p x denote this statement. Let p x denote this. How many values of x can be then p of x is true? The question is this.
p of x is true for how many values? Just one, that is 4. That's it, right? So the answer to this is this question is 1. There is only one value. So similarly, if we are asking how many values of x, y and z, how many 3 tuples, not couple would be just two variables, how many 3 tuples can there be that would make q, x, y, z true? So there are infinitely many values. Consider the statement now. This is just another way of saying how the predicates work. Like for example, x is enrolled in mat 104, right? This is our course, x is enrolled in mat 104. So rather than writing this बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने कहा था x is greater than 3, we can write this enrolled mat 104 x. इस जुमले को मैं पढ़ूंगा x is enrolled in mat 104. So consider the statement x greater than 3. Does it make sense to assign to x the value blue? Does it make sense कि मैं x को blue assign कर दूँ if my situation is this? No, obviously, because we are talking about an operator which is greater than, and the operator only applies to numbers, right? It can apply to other form of data as well, but in that situation the other type of thing should also be of that type, which means अगर यहाँ पर 3 की जगह blue होता लिखा हुआ तो I can assume कि x की वैल्यू भी कोई वर्ड हो सकती है. But if here is 3, which means I am comparing something to 3, then that something should be a number. So intuitively, the universe of discourse is the set of all things that we wish to talk about. The set of all objects that we can sensibly assign to a variable in a propositional function is known as universe of discourse. In other words, the collection of valid values for a subject in a predicate or a propositional function is known as the universe of discourse. What would be the universe of discourse for this statement? For example, जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था, ये propositional function है जिसका मतलब ये है. What would be the universe of discourse for this? Tell me. Right, Mohammad Anas. He is saying the universe of discourse will be the names of persons. More specifically, it will be the names of students. ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा और specific चला जाऊँ. But if I look at it, it's MAT 104, and I know that MAT 104 is being assigned to second semester students. So more specifically, I can say that X, a universe of discourse for this selected a propositional function would be the students of second semester software engineering, right? X की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, X की वैल्यू से अहमद भी नहीं हो सकती अगर वो सेकंड सेमेस्टर में नहीं है तो. So if Ahmed is in second semester, I can say that Ahmed lies in the universe of discourse for this particular statement. So each variable in an n tuple, which are the number of arguments, which are the set of arguments, each variable in an n tuple may have a different universe of discourse. ये बात बड़ी क्लियर समझ लें. लाजमी नहीं है कि जो आपका टुपल बना हुआ है, यानी कि जो आपके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं एक्स वाई जेड है, पी क्यू आर है, वॉट एवर, लाजमी नहीं है कि उस पूरे टुपल की वैल्यूज़ सिमिलर हों, यानी कि उनका यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स एक ही हो. लाजमी नहीं है. इट कैन चेंज. कंसिडर एन एनरी प्रेडिकेट p. फॉर एग्जांपल एक p एक हमारा प्रेडिकेट है जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स n हैं, एक भी हो सकता है, n की वैल्यू कोई भी हो सकती है. सो लेट्स कंसिडर अगर उसमें 4 आर्ग्यूमेंट्स हैं r g p c. अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? बिकॉज व्हेन वी ट्राई टू राइट अ प्रेडिकेट वी टेल कि इस प्रेडिकेट का मतलब क्या है, राइट? लाइक हेयर
we said that this is a predicate, this is a propositional function. Now what does this mean? This means this, right? So इसी तरह ये एक statement है, ये एक propositional function है. What does this mean? It means this. It means that the RGB values of the color C is RGB. You know about RGB things. Every color on its basis have combination of three type of colors: red, green and blue. You can increase and decrease the amount of all of these three colors to make different type of colors. Every color is derived from these three colors. So RGB, अगर R की वैल्यू 100 कर देता हूँ, G की 0 कर देता हूँ और B की 0 कर देता हूँ, तो you will obviously have the color red. अगर मैं G की वैल्यू 100 कर देता हूँ और R और B की वैल्यू 0 कर देता हूँ, तो you will have the color green. अगर मैं ग्रीन की वैल्यू 50 कर देता हूँ, B की वैल्यू 50 कर देता हूँ और R की वैल्यू 0 रखता हूँ, तो you will have the color purple. Right? So it goes something like that. So let's suppose this is your predicate, this is your propositional function, and it means that the RGB values of the color C is RGB. Now this means that C here would be the name of the color, and RGB would be the values of RGB. So this means that RGB's universe of discourse is similar, but C's universe of discourse is totally different, right? So see here, 25500, these are numbers. It has the universe of discourse from 0 to 255, for example. The value of C does not have 0 or 1 or 255 in it. It has red, green, purple. It has a totally different sensible values, valid values. So not all arguments in an n tuple can have must have the same universe of discourse. It can change according to what kind of an argument, what the argument is telling you, what kind of an argument is this, right? So first of all, what is the truth value of this? What is the truth value of this? Just tell me, what is the truth value of this? Right, it is true. शाहज़ेब जैन का जवाब आ गया. He is saying it's true. बाकी स्टूडेंट शायद सोच रहे हैं इसके ऊपर, बट इट्स गुड कि मेरे पास एक जवाब क्लियरली सही आ गया. एंड दैट इज़ ट्रू बिकॉज अभी मैंने आपको जब एग्जांपल समझा रहा था, आई सेड एग्जैक्टली द सेम थिंग. आई सेड इफ आर की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हो, which is something, which means you have added in a bowl, you have added red color, and then you did not add green color, you did not add blue color. यानी कि आपने उसकी ज़ीरो अमाउंट ऐड की. ग्रीन और ब्लू की अगर आपने ज़ीरो अमाउंट ऐड की और आपने अगर रेड की सारी अमाउंट ऐड कर दी, तो द कलर इज़ रेड. अगर मैं यहाँ पे ग्रीन लिख देता तो ये पूरी प्रोपोजिशनल फंक्शन फॉल्स हो जाता, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट द RGB values of the color green is 25500 गलत हो जाता. The RGB values of the color green is 00255, something like that. 0255 or 0, this will be false because 00255 will be blue, not green. So this is how propositional functions work. Now moving on to quantifier, just have a quick introduction of that, and इसकी details हम next class में पढ़ेंगे. We still have quite a few minutes left. Let's introduce what quantifiers actually means. It is a very simple topic. Hopefully आपने पढ़ा हुआ भी होगा पहले से और clearly आपको समझ भी आ जाएगा. The statement x greater than 3. We all know it is not a proposition. X greater than 3. It is a propositional function. It is not written as a propositional function, but it can be written as a propositional function. It is basically a predicate. X is greater than 3. It becomes a proposition when we assign something to x, when we assign values to the argument, which is 4 is greater than 3. Understand with me each and every step. So if I assign some value to x, then that means that x greater than 3 will become a proposition, which means that it will have the value true or false. Like if I assign 4 to x, then 4 is greater than 3 is false.
2 is less than 3 is true, and something like that. Now the other part of this thing becoming a proposition is telling what kind of values, what kind of universe of discourse X can have. Now the second statement is when we quantify the statement, जब हम स्टेटमेंट को क्वांटिफाई करते हैं तब हम एक्चुअली इसको प्रोपोजिशन कह रहे होते हैं. एक पार्ट तो ये हो गया कि आपने वैल्यू असाइन कर दी, यू नो कि भाई अब ये चीज़ एक प्रोपोजिशन बन गई है. एक और पार्ट भी इसका है कि व्हेन वी क्वांटिफाई द स्टेटमेंट. नाउ व्हाट डज इट मीन बाय क्वांटिफाइंग एन स्टेटमेंट? So there are actually two quantifiers. We cannot study quantifiers when without expressing the two types. हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि व्हाट इज़ अ क्वांटिफायर जब तक कि हम दोनों तरह के क्वांटिफायर्स नहीं देख लें. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स. नंबर वन आर universal quantifiers and the second one is existential quantifiers. Quantifiers actually tell you what kind of values a particular subject may have. किस तरह की वैल्यूज हो सकती हैं, यानी यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स डिफाइन करता है एक क्वांटिफायर. सो यूनिवर्सल क्वांटिफायर जिसको शो किया जाता है इस साइन से, इस साइन का नाम आई डोंट रिमेंबर व्हाट इज़ इट कॉल्ड, समथिंग इन लैटिन और ग्रीक, बट it's an upside down A. It is a universal quantifier. It means that the proposition is true for all possible values in the universe of discourse. अगर proposition universe of discourse की तमाम values के लिए true है, then we will use this quantifier, universal quantifier, all values in the universe of discourse. And existential quantifier is true, the proposition will be true if some of the values in the universe of discourse make the proposition true. मतलब कहने का ये है कि without moving forward, let's do something on notepad. एक छोटी सी चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ. X is less than 3. ये मैं एक बात कह रहा हूँ, x is less than 3. And let's suppose मैं ये कहता हूँ x belongs to is from natural numbers. ये बेसिकली मैं इसका यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स डिफाइन कर रहा हूँ. x है क्या, x की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, मैंने कह दिया कि भाई x इज़ फ्रॉम नेचुरल नंबर्स. यहाँ तक बात समझ आ रही है? इज़ एवरीबडी विद मी? ये बात समझ आई है आप लोगों को? x लेस देन 3, इट इज़ अ प्रोपोजिशन, काइंड ऑफ अ प्रोपोजिशनल फंक्शन है बेसिकली. ये वैल्यू असाइन नहीं हुई है अभी तक. सो आर यू फॉलोइंग मी? आई एम सेइंग दैट x इज़ लेस देन 3, x इज़ फ्रॉम नेचुरल नंबर्स. मैंने बता दिया x नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं. x इंटीजर नहीं हो सकता, x ज़ीरो नहीं हो सकता, x पर्पल नहीं हो सकता, x पाकिस्तान नहीं हो सकता. x आर फ्रॉम नेचुरल नंबर्स. So hopefully you are following me up till now. So I am saying the universe of discourse for x is natural number and the actual statement is x is less than 3. Now, should I write here, should I write universal quantifier here or existential quantifier here? Tell me. इन दोनों में से मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए? Would x is less than 3 be true for all natural numbers? अगर x less than 3 true होगा for all natural numbers, so I will write universal quantifier that x is for all natural numbers. But अगर x less than 3 true होगा सिर्फ कुछ natural numbers के लिए, so I will write existential quantifier. So basically I will be saying, अगर मैं आम लफ्ज़ों में इसको बयान करूँ तो इट्स एक्चुअली, अगर मैं वर्ड में लिख दूँ आई थिंक तो ज़्यादा बेहतर रहेगा. आई वुड हैव टू यूज़ सम सिम्बल्स फॉर दैट एज वेल. आई थिंक मैं ज़रा से कॉपी कर लूँ.
there it is, control C, control V, there it is. So let's write x is less than 3. This is our statement, right? This is our predicate or propositional function. Um, okay, so x less than 3, if it is true for all natural numbers, then I can write this here. So is it true for all natural numbers? No, it is true for sum of the natural numbers. इसी तरह x प्लस वाई इक्वल टू 0, या थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं, x इक्वल टू 0 और यहाँ पर माइनस कर देते हैं. एक एग्जांपल हम यूनिवर्सल की भी ले लेते हैं. x माइनस एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल इवन नंबर्स या फॉर सम इवन नंबर्स? टेल मी दिस. x minus x equal to 0 for all even numbers या for some even numbers? It is for all even numbers, so I will use this quantifier here. So basically इस पूरी स्टेटमेंट को पढ़ा इस तरह से जाएगा कि x is less than 3 for some natural numbers, x minus x is 0. यानी कि अब मैं जब भी बात ख़त्म कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि बेसिकली मैं बैकग्राउंड में यही कह रहा हूँ कि इट इज़ ट्रू, x इज़ लेस देन 3 इज़ ट्रू. बोला नहीं मैंने, लेकिन आपको ये बात समझ आ गई. x इज़ लेस देन 3 फॉर सम नेचुरल नंबर्स. मैंने ये नहीं कहा कि x इज़ लेस देन 3 इज़ फॉल्स, मैंने कहा x इज़ लेस देन 3 इज़ ट्रू. अगर मैं कुछ ना कहूँ तो इसका मतलब है कि ट्रू. x इज़ लेस देन 3 फॉर सम नेचुरल नंबर्स, x माइनस x इक्वल्स टू 0 for all even numbers, right? So these are two types of quantifiers, for all, for some. For all, for some. इनको पढ़ने का तरीका एक दूसरा भी है और इनको लिखने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट है आगे जाकर. सिर्फ हम नेचुरल नंबर्स या इवन नंबर्स लिख देने से काम नहीं हो जाएगा. दोज आर सम टिपिकल सेट्स. हर जगह सेट्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा, हमें कुछ सेट्स खुद के भी डिफाइन करने पड़ेंगे, कुछ सीरीज़ खुद की भी डिफाइन करनी पड़ेंगी. सो वी विल यूज़ दोज थिंग्स एज वेल. So if there is any question, any query up till now, or any insight or comment for you, for me, so you can share that. Otherwise we will see you in the next class, which will be hopefully on campus. So is there any question, any query? I'm still here. Attendance का kindly snapshot लेके भेज दें मुझे. Safdar, kindly contact IT department or examination department. Like I told you already, ये एक्सरसाइज हम काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं कि CMS के इश्यूज़ में हैंडल नहीं कर पाता हूँ. इट्स टू IT और टू एग्जामिनेशन. यूट्यूब के ऊपर मैं अपलोड कर दूँगा, आज ही अपलोड कर दूँगा शाम तक होपफुली. अटेंडेंस काइंडली मुझे भेज दें. आई एम वेटिंग फॉर दैट. जैसे आ जाती है आई विल डिसमिस द क्लास.
ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। यस, मैं ख़त्म नहीं किया। हाँ सामशा क्या कह रहे हैं? जी कहें। वी विल डिस्कस दैट इन इन आवर नेक्स्ट क्लास, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ क्वांटिफायर्स। हम इसका डिस्कस करेंगे आगे चल के, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ेगी फॉर नेक्स्ट क्लास। अभी सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन लिया है कि ये किस तरह यूज़ होता है। सो ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।